नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास और इसके माप तथा इसके विकास के सूचक। तो सबसे पहले हम विकास की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। विकास, जैसा कि इस बुक में बता रखा है कि विकास के अर्थ व परिभाषा से भी बड़ा विवाद भ्रम विकास के माप एवं सूचकों को लेकर है। यह भी कह सकते हैं कि विकास के माप या सूचकों के विवाद ही विकास का अर्थ व परिभाषा का विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या विकास को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। पश्चिमी अर्थशास्त्र ने यह माना है कि विकास को संख्यात्मक रूप से माना जा सकता है। यह मान लेने के बाद दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है कि विकास को कैसे और किन मापदंडों से मापा जा सकता है, कि विकास की मापन की क्या इकाई होगी, क्या इसके लिए उपयोग किया जाएगा विकास को मापने के लिए, किसी देश का विकास हुआ है या नहीं और कितना हुआ है। समय समय पर विकास को मापने के लिए अनेक सूचकों को सुझाव दिया जाता रहा है। इसमें हम दो सूचकों के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे जो लिखे हैं दो वर्गों में जो वर्गीकृत हैं। एक होते हैं आर्थिक सूचक, एक होते हैं गैर आर्थिक सूचक। तो पहले हम आर्थिक सूचकों की बात करेंगे, जो जिससे डायरेक्ट मतलब जिससे जो धन ये सब होता है, जो आर्थिक रूप से चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आएगी जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद आपको भी पता है कि एक लेखा वर्ष के दौरान जो भी माल तैयार होता है पूरे देश के अंदर, वस्तुएं सेवाएं जो भी तैयार होती है, जो उसका मूल्य होता है, जो उसका क्रय मूल्य होता है, उसका उसी को जीडीपी कहा जाता है। कुछ अर्थशास्त्री जैसा कुजनेट्स, मेयर, बाल्डविन, मिड आदि वास्तविक जीडीपी को ही विकास का सर्वोत्तम सूचक मानते हैं। उनके अनुसार वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर के आधार पर हम विकास की दर को माप सकते हैं। कुछ सीमा तक जीडीपी का विकास का उपयोगी मापदंड होते हुए भी इसे समुचित मापदंड नहीं माना जा सकता। कुछ सीमा तक मतलब कि इसको हम यही मान लें कि ये अगर बढ़ेगी तो वृद्धि होगी, तो ये बात गलत है। इसकी प्रमुख कमियां कुछ इस प्रकार यहाँ पे बताई जा रखी है, जैसे कि यदि किसी देश की जीडीपी में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या में अधिक तीव्र गति से वृद्धि हो गई, तब प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि पहले की तुलना में घट जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और जो उनकी वस्तुओं की जो सप्लाई है वो घट जाएगी। ऐसी स्थिति होने पर यदि हम यह घोषणा करें कि उस देश का विकास हुआ है, तो शायद हास्यास्पद बात ही होगी, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की जो मतलब सप्लाई अगर कम होगी तो उनका रेट बढ़ जाएगा, और जिससे जो अमीर व्यक्ति होंगे वो उसे खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण जब प्राइस बढ़ेंगे, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि विकास हुआ है। यह संभव है कि जीडीपी में वृद्धि केवल अमीरों की आय में वृद्धि के कारण ही हो। इस प्रकार जीडीपी से आय वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती। यदि जीडीपी की वृद्धि केवल युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई, आपने भी देखा हो कई बार जब हम युद्ध सामग्री का निर्माण अधिक से अधिक करने लग जाते हैं, इससे हमारे जीडीपी में तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस स्थिति को विकास नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे तो बस हथियार की होड़ शुरू हो रखी है। प्रति व्यक्ति जीडीपी की अगर हम बात करें तो जो प्रति व्यक्ति जीडीपी का विकास का सर्वोत्तम व्यवहारिक और सुविधाजनक मापदंड मानते हैं, लेकिन किंडल बर्जर, मेयर, हेगेनस, हार्वे, लेविनस्टीन, W.A. लेविस, जेकब वाइनर आदि अर्थशास्त्री इसी मत के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसी माप को स्वीकार किया है। प्रति व्यक्ति जीडीपी को विकास का मापदंड स्वीकार कर लेने पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का भी विचार हो जाता है, क्योंकि कुल जीडीपी में कुल जनसंख्या का भाग देने पर ही प्रति व्यक्ति जीडीपी की गणना होती है। किंतु विकास का मापदंड के रूप में प्रति व्यक्ति जीडीपी भी अधूरा मापदंड है। इसके भी दोष यहाँ पे बता रखे हैं। यदि किसी देश की जीडीपी और जनसंख्या में समान दर से वृद्धि हो, तब भी हमें कहना पड़ेगा कि उस देश का विकास नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी देश की जनसंख्या घट जाए किंतु जीडीपी स्थिर है तो ये रहे,
तो कहना पड़ेगा कि उस देश का विकास हुआ है। मतलब जनसंख्या अगर घटी हुई है और जीडीपी में वृद्धि हो रही है तब माना जा सकता है कि हाँ विकास हो रहा है। चूँकि प्रति व्यक्ति जीडीपी एक औसत माप है, क्योंकि ये तो एवरेज ही निकालते हैं ना, कुल जीडीपी में से कुल जनसंख्या को भाग देकर फिर मतलब जो जीडीपी है उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर एक व्यक्ति पर जितनी जीडीपी निकलेगी वही वो सही एवरेज कहते हैं। अतः प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने पर भी यह संभव है कि अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो जाए। यदि प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि अमेरिका में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही हुई हो तब देश के आम आदमी के उपभोग व रहन सहन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। क्या पता अमीरों ने इतना उसमें अपना योगदान दे दिया हो कि जो अगर गरीब व्यक्ति अगर कोई 5 दे रहा है 10 दे रहा है और अमीर व्यक्ति ने एक ही बार में 90 दे दिए। टोटल अगर एक ने 15 दिए, एक ने 5 दिए, एक ने 25 दिए और एक ने पूरे के पूरे 60 दे दिए, तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो एवरेज जो निकलेगा उसमें सबके हिस्से में ना थोड़ा थोड़ा चले जाएगा। और 10 के हिसाब से अगर हम जनसंख्या 10 और जीडीपी 100 आई अगर हम बांट देंगे तो हर किसी के हिस्से में 10-10 जाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उसमें सभी व्यक्तियों ने सबका योगदान 10-10 का था। इससे ये भी एक तरीके से ठीक प्रकार से अनुमान बस लगाता है कि हाँ विकास दर में वृद्धि हो रही है, विकास में वृद्धि हो रही है। अतः प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक विकास का मापदंड स्वीकार करने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि लोग पहले की तुलना में अधिक बचत करने लग जाएं अथवा सरकार बढ़ी हुई आय को सैनिक उद्देश्यों में खर्च कर दे। प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होने पर भी यह संभव है कि देश में गरीबी रेखा के नीचे गुजर करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाए। जो भारत की बात हम ले तो उसमें ऐसी स्थिति है। अब यहाँ पे सार दे रखा है जो आप इसको पढ़ सकते। ऊपर वाली बातें इस पे कही जा रखी है, दोनों के दोष बताए जा रखे हैं। जीडीपी की अभी तक सर्वमान्य कोई परिभाषा नहीं बन सकी, इसकी गणना में शामिल किया जाए और क्या नहीं, अभी तक इस प्रश्न का कोई संतोषजनक हल नहीं निकल पाया है। विभिन्न देशों के जीडीपी की गणना करते समय अमौद्रिक क्षेत्र की बहुत सी वस्तुएं गणना से छूट जाती हैं। सो उपभोग तथा बाजार में विनिमय के लिए ना लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की राष्ट्रीय आय में ठीक से गणना नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए भारत जैसे देशों के गाँवों में आज भी बहुत सारा लेन देन मुद्रा के बिना ही होता है। किसान आज अनाज के बदले कपड़ा, बर्तन, लकड़ी व सामान व अन्य सेवाएं प्राप्त कर लेता है। इसी तरह किसान अपनी उपज का एक बड़ा भाग स्व उपभोग के लिए रख लेते हैं। ये वस्तुएं बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत ही नहीं की जाती है। इस प्रकार अवैतनिक सेवाओं की गणना भी राष्ट्रीय आय में नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए खाना बनाने, कपड़ा धोने, सफाई आदि करने का जब कोई नौकरानी वेतन लेकर करती है तब ये सेवाएं जो हैं वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर यही सेवाएं कोई गृहिणी करे तो वे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाती। विभिन्न देशों की जीडीपी की गणना उन देशों की मुद्रा में होती है अतः विभिन्न देशों की जीडीपी की तुलना करते समय उन्हें किसी एक मुद्रा में व्यक्त करना पड़ता है और इसके लिए विदेशी विनिमय दर का सहारा लिया जाता है। आपको भी पता होगा विदेशी विनिमय दर क्या होगी, ये हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ रखा है, 12th क्लास की बुक में भी पढ़ा हुआ है। किंतु कोई भी विदेशी विनिमय दर यह काम ठीक से नहीं कर पाती। तो ये भी एक गड़बड़ होती ही रहती है हर जगह पे। अल्प विकसित देशों में जीडीपी के आंकड़े अपर्याप्त, अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होते हैं। अतः ऐसे आंकड़ों के आधार पर विकास का सही माप हो ही नहीं सकता। प्रति व्यक्ति उपभोग। कुछ विद्वानों का मत है कि विकास का अंतिम लक्ष्य लोगों के रहन सहन व जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है। रहन सहन का स्तर उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है, किंतु इस माप की भी अपनी एक कठिनाई है। प्रत्येक देश को भविष्य में अधिक उत्पादन करने के लिए पूंजी संचय व बचत की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपभोग को कम करना पड़ता है। यदि कोई देश अपने उपभोग को कम करके बचत व पूंजी निर्माण में वृद्धि कर रहा होगा तो प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर
को विकास का मापदंड मान लेने पर उस देश का आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। जैसा इसमें बता रखा है कि यदि कोई देश अपने उपभोग को कम करके बचत व पूंजी निर्माण में वृद्धि कर रहा होगा, मतलब वो बचत ही कर रहा होगा, तो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को विकास का मापदंड मान लेने पर उस देश का आर्थिक विकास नहीं माना जाएगा। मतलब क्योंकि जो देश है वो तो बचत कर रहा है, तो जो प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर है, अगर हम उसको मान भी लेंगे कि वो विकास का मापदंड है, तो भी वह देश के आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई देश वर्तमान में अपने उपभोग स्तर में तो काफ़ी वृद्धि कर लेता है, लेकिन किंतु बचत व पूंजी निर्माण कम हो जाता है, तो इससे भविष्य में उसके कुल उत्पादन में कमी आने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। किंतु प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर के मापदंड के अनुसार उस देश का आर्थिक विकास हुआ है, यह कहा जाएगा। हालांकि दोनों ही बातें गलत हैं। इसमें हमें बैलेंस, मध्यस्थ होकर चलना पड़ेगा। हमें बचत भी उसी हिसाब से करनी है और पूंजी निर्माण भी उसी स्तर पर करना है, ताकि हमारे प्रति व्यक्ति जो उपभोग स्तर है उसको कोई हानि ना हो। आर्थिक कल्याण, अगर मैं इसमें आर्थिक कल्याण की बात करूँ तो आर्थिक कल्याण ही आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड है, ये कुछ विद्वानों का मानना है। आर्थिक कल्याण का विचार करते समय हम केवल यह नहीं देखेंगे कि क्या और कितना उत्पादन किया जा रहा है, बल्कि यह भी देखेंगे कि यह किस प्रकार पैदा किया जा रहा है और उसका बंटवारा किस प्रकार हो रहा है। तो जैसे इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स होती है किसी भी अर्थव्यवस्था की, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हॉम टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसमें यही बातें हैं कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, और जो उत्पादन किया जा रहा है वो उस व्यक्ति तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। आर्थिक कल्याण में हम यह भी ध्यान रखना हो कि देश में जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका तुलनात्मक महत्व कितना है। इस प्रकार हमें मूल्यात्मक निर्णय लेने होंगे। इसी तरह उत्पादन की सामाजिक लागत का भी विचार करना होगा। यद्यपि आर्थिक कल्याण का मापदंड विकास का अधिक उपयुक्त मापदंड है, किंतु फिर भी अभी तक अर्थशास्त्रियों ने इसका व्यवहार में प्रयोग नहीं किया है। इसका कारण उन्होंने यह बताया है कि मूल्यात्मक निर्णय और न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक लागत आदि ऐसी बातें हैं जिनके व्यवहार में गणना करना बहुत कठिन है, अतः आर्थिक कल्याण को अव्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया। मतलब इनकी हम गणना नहीं कर सकते, न्यायपूर्ण वितरण, सामाजिक लागत, क्योंकि जब हम उन्हीं चीज़ों की गणना कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, उपभोग स्तर की हम गणना कर सकते हैं, हम प्रति व्यक्ति जो है जीडीपी उसकी गणना कर सकते हैं, और जो जीडीपी है उसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक कल्याण को नहीं की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए उसे अव्यवहारिक मानकर छोड़ दिया गया। अब इसमें समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद माप लिखा हुआ है इसमें। तो कुछ विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कुछ अर्थशास्त्रियों ने समायोजित सकल राष्ट्रीय उत्पाद को विकास के मापदंड के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया है। इस माप के माध्यम से राष्ट्रीय आय के लेखों को समायोजित करने के लिए क्रय शक्ति समता की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है, किंतु इस मापदंड में भी राष्ट्रीय आय के माप की सभी सीमाएं तो हैं ही। उसके अलावा राष्ट्रीय आय का समायोजन करना ही कोई सरल काम नहीं है, उसकी अपनी कठिनाई व सीमाएं हैं। अन्य मापदंड, अब ये आर्थिक मापदंड खत्म हो चुके हैं, ये कुछ यहाँ पे और अन्य मापदंडों की बात की जा रखी है। उपयुक्त मापदंडों के अलावा कुछ विद्वानों ने विकास के और भी कई मापदंड के प्रयोग का सुझाव दिया है। उदाहरण के लिए कुल जनसंख्या में निर्धन वर्गों का प्रतिशत कम होना आर्थिक विकास का एक अच्छा मापदंड हो सकता है, पर यह सभी मापदंड एक पक्षीय हैं। गैर आर्थिक सूचक या सामाजिक सूचक भी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये समाज की जो स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, जीडीपी इत्यादि के बारे में नहीं। अगर समाज में समाज सुधर रहा है, उसमें हर गरीब से गरीब तबके के पास सुविधाएं पहुंच रही है, तब उसको विकास माना जाएगा। सामाजिक सूचकों में मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में बताया गया है। मुख्य सामाजिक सूचकों में ये शामिल है: जीवन प्रत्याशा, कैलोरी पान, शिशु मृत्यु दर, विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती संख्या, आवास, पोषण, स्वास्थ्य तथा ऐसी ही अन्य वे सब चीज़ें जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंध रखती है। सामाजिक लेखा प्रणाली,
इस प्रणाली को स्टोन एव सीयर्स ने दिया था। इस क्रम में पिएट एवराउंड ने भी सोशल अकाउंटिंग मैट्रिक्स के नाम से एक सूचक दिया था, किंतु इस प्रकार की प्रणाली की सबसे बड़ी कमी विश्वसनीय व उपयोगी आंकड़ों का ना मिल पाना है। इसके अलावा इसमें सामाजिक विकास के सब पहलुओं को सम्मिलित कर पाना भी कठिन रहता है। संयुक्त सामाजिक विकास सूचक। इस सूचक का विकास सामाजिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र के शोध संस्थान द्वारा किया गया था। प्रारंभ में 73 सूचकों को जांचा गया, जिनमें से अंत में 16 सूचकों का चयन किया गया। ये सूचक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, 20,000 या उससे अधिक के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पशु प्रोटीन का उपभोग, प्राथमिक के स्तर पर कुल मिलाकर भर्ती विद्यार्थियों की संख्या, व्यावसायिक भर्ती अनुपात के कुछ यहाँ पे सूचक दे रखे हैं जो यूएन की तरफ से हैं, संयुक्त राष्ट्र के शोध संस्थान द्वारा दिए गए हैं। सामाजिक विकास पर प्रति कमरा औसत व्यक्ति की संख्या, एक कमरे में कितने व्यक्ति रहते हैं, प्रति 1000 जनसंख्या पर समाचार पत्र, बिजली, गैस, पानी आदि से युक्त आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत, प्रति पुरुष कृषि श्रमिक, कृषि उत्पादन, कृषि में वयस्क पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, कितने किलोवाट बिजली उपभोग होता है, प्रति व्यक्ति कितने किलोग्राम स्टील उपभोग होता है। तो ये सब बातें हैं इसमें, तो आप इसे देख लेना। प्रति व्यक्ति विदेशी व्यापार और आर्थिक दृष्टि से सक्रिय कुल जनसंख्या में वेतन एवं मजदूरी पर काम करने वालों का प्रतिशत। उपरोक्त जो सूचियां दे रखे उससे हमें यह पता लगता है कि विकास के उपयुक्त मापदंड नहीं बन सकते। इसमें यह बात कही जा रखी है कि ये सब बातें भी विकास के उपयुक्त मापदंड नहीं बन सकते। हालांकि इन सब में अपवाद होते ही रहते हैं। भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचक। विकास के एक सूचक को 1979 में मॉरिस डी मॉरिस ने दिया था। इसके अंतर्गत 3 सूचकों का प्रयोग करने की बात कही गई थी। 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु, साक्षरता। यह सूचक भी अधूरा है क्योंकि इसमें अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सूचकों को ही शामिल नहीं किया गया, जैसे सुरक्षा, न्याय, मानवाधिकार आदि। आधुनिक आर्थिक समृद्धि की विशेषताओं के बारे में कुटनेट्स का विश्लेषण। कुटनेट्स ने आधुनिक आर्थिक समृद्धि की 7 मुख्य विशेषताएं बताई है। प्रति व्यक्ति उत्पादन दर में वृद्धि, उत्पादकता में उच्च वृद्धि, संरचनात्मक परिवर्तन की ऊंची दर, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण। 13 सामाजिक एवं वैचारिक परिवर्तन, आधुनिक देश का बाहर की ओर देखने का दृष्टिकोण, भौतिक एवं मानवीय पूंजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व। आर्थिक विकास को आर्थिक एवं अनार्थिक तत्व प्रभावित करते हैं। आर्थिक तत्व के निर्धारित करने वाले तत्वों की बात इसमें की जा रखी है। जहाँ तक आर्थिक तत्वों का संबंध है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी स्टॉक तथा संचयन की दर, विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी उत्पादन अनुपात, जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में अधिमय तथा भुगतान शेष की स्थिति। अनार्थिक कारकों में महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान की उपलब्धि, भ्रष्टाचार से मुक्ति, सामाजिक व्यवस्था और विकास के प्रति लोगों की तीव्र इच्छा एवं दृढ़ संकल्प। आर्थिक तत्वों को आर्थिक विकास के लिए प्रधान चालक कहा जाता है। अनार्थिक तत्वों को अनुपूरक तत्व कहा जाता है क्योंकि इसके बिना आर्थिक विकास को गति नहीं मिल सकती। इस कारण प्रधान चालक जहां आर्थिक विकास की आधारशिला है, वहीं अनुपूरक तत्व इन्हें गतिशीलता प्रदान करने वाला तत्व है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कुछ कारकों की बात की जा रही है, जिसमें आर्थिक कारक है। पहला है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण से अभिप्राय भौतिक उत्पाद साधनों का निर्माण है। पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास की प्रमुख कुंजी है। पूंजी निर्माण का अर्थ यह है कि समाज द्वारा अपनी समस्त चालू आय का उपभोग में व्यय नहीं किया जाता, वरन आय का उपभोग पूंजीगत जैसे कल कारखानों, मशीनों एवं उपकरणों, भवन, बांध, सड़क, रेल, संवाद, वाहन, नहरों तथा शक्ति के निर्माण उनके समय अनुसार वृद्धि से लगाया जाता है। तो इसमें पूंजी निर्माण के बारे में जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उन सब के बारे में इसमें बताया जा रखा है, जिनसे पूंजी निर्माण होने में सहायता मिलती है। प्राकृतिक संसाधन इसमें है, कच्चा माल जिन्हें हम कह सकते हैं,
प्राकृतिक संसाधनों से अभिप्राय उन समस्त भौतिक अथवा नैसर्गिक संसाधनों से है जो प्रकृति की ओर से किसी देश को उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं, जैसे भूमि, खनिज पदार्थ, वन एवं जल संपदा, वर्षा, जलवायु, मिट्टी की बनावट, भौगोलिक स्थिति आदि। यह प्राकृतिक साधन देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास प्राकृतिक साधन जितने अधिक होते हैं, वह देश इन संसाधनों का उतना ही अधिक उपयोग कर सकता है, अपनी उन्नति व विकास कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में यह बात उल्लेखनीय कि प्रकृति प्रदत्त संसाधन सीमित होते हैं, उन्हें मानवीय प्रयत्नों से खोजा जा सकता है, परंतु उनका नवनिर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें तीसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण है। जो देश अपनी मानव शक्ति से जितनी अधिक कार्य कुशलता एवं योग्यता से कार्य ले सकेगा, वह देश उतना ही आर्थिक विकास कर सकेगा। इसमें सामान्यतः सीमित जनसंख्या की स्थिति में कोई विशेष दायित्व नहीं, लेकिन जब जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है तो उत्तरदायित्व में वृद्धि हो जाती है, जो आगे चलकर देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसमें जो बात कही जा रही है जनसंख्या वृद्धि की, अगर हम अपनी जो हमारा मानवीय संसाधन है, मानव संसाधन, उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ वे भीड़ की तरह बस बनी रहेगी, जो देश के ऊपर आर्थिक बोझ को बढ़ावा देने में सहायता करेगी। अगर हम इनका कुशल ढंग से उपयोग नहीं कर पाए, और उनके कुशल ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी शिक्षा कुशलता, दूरदर्शिता तथा उत्पादकता से। मानवीय साधन आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसका कारण यह है कि उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं और सभी निष्क्रिय साधन हैं, केवल श्रम ही सक्रिय व अनिवार्य साधन है। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम है। किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन एवं पूंजी का प्रयोग जनशक्ति के द्वारा ही होता है। मनुष्य जो उत्पादन करता है उसका उपभोग भी वही करता है। तकनीकी एवं नवप्रवर्तन। आर्थिक विकास में तकनीक विकास एवं नवप्रवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन से जहां एक और नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वहीं दूसरी वस्तुओं की किस्म में सुधार किया जाता है। ये आपको भी पता होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में वृद्धि होते रहती है, धीरे धीरे उसमें नई नई खोजें आते रहती हैं, नवप्रवर्तन आता रहता है। उससे जो चीज़ें होती है उसकी किस्म में सुधार होता है। जो बड़ी चीज़ होती है वो छोटी होते जाती है धीरे धीरे। और जैसे कि आप पहले सेलफोन्स देखते थे, कितने बड़े कंप्यूटर्स को आप देखते होंगे, पहले कितने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, लेकिन अब कंप्यूटर्स कितने छोटे और अच्छे होने लग गए हैं। उनको अच्छी तरीके से कहीं भी लेकर जाया जा सकता है और हल्के होते हैं काफ़ी ये टीवी। और फिर अगर मैं बात करूं जैसे जो नई नई चीज़ें चिपसेट इत्यादि आ रही है, फ़ोन इत्यादि जितने भी आ रहे हैं, उन सब से वृद्धि हो रही है इन सब चीज़ों में। तकनीकी ज्ञान का विकास दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सब बातें हैं इसमें। जैसे TW स्टूल 7 अमर्त्य कुमार सेन के अनुसार मानव पूंजी में निवेश उद्यमशीलता। किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध साहसिक योग्यता से प्रभावित होता है, क्योंकि विज्ञान व तकनीकी के आविष्कार आर्थिक विकास के आधार पर अवश्य है, लेकिन ये निर्जीव साधन है और उनको सक्रिय बनाने के लिए निरंतर तो साहसी क्षमता की आवश्यकता होती है। यदि देश में कुशल व योग्य साहसी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो वे जोखिम श्रम ही सक्रिय व अनिवार्य साधन है। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का ही परिणाम है। किसी देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधन एवं पूंजी का प्रयोग जनशक्ति के द्वारा ही होता है। मनुष्य जो उत्पादन करता है उसका उपभोग वही करता है। तो ये उद्यमशीलता है इसमें बाकी बातें बताई जा रखी हैं। विदेश पूंजी या अल्प विकसित राष्ट्र के आर्थिक विकास की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें हैं वे सब ज़रूरी होती हैं ताकि कोई भी देश अपना विकास कर सके। अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अल्प विकसित जो राज्य होते हैं, देश होते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, जिसके कारण उनकी घरेलू बचत दर भी अत्यधिक कम होती है। और इसी में वृद्धि करने के लिए हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसका हमें आयात करना पड़ता है। तो ये बातें रही हैं आर्थिक कारक जो इसमें थे महत्वपूर्ण। आगे आने वाली वीडियो में अनार्थिक कारकों की भी बात करेंगे। तो ये वीडियो था, कैसा लगा आपको
अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर ऐसे ही वीडियोज़ आने वाली हैं। और इसको लाइक करें और जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।